गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज जो है हम लोग अपने तीसरे साइंस टेस्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं और पहले की तरह इस टेस्ट में भी 20 क्वेश्चंस होगा जिसको आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होगा। देखिए, रुद्धोष्म दबाव, एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए रुद्धोष्म का मतलब क्या होता है। रुद्धोष्म का इंग्लिश होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक जिस प्रोसेस में न हीट गेन हो और न हीट लॉस हो, न सिस्टम हीट गेन करे और न हीट लॉस करे, तो उस सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। और जिस प्रोसेस में ये होता है वह एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और एडियाबैटिक सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका थर्मस होता है, थर्मोफ्लास्क, जिसमें आप चाय को गर्म रखते हैं। तो वह ना तो वातावरण को हीट देता है और न वातावरण से हीट यानी ऊष्मा लेता है, तो ये एडियाबैटिक है। अब ये एडियाबैटिक सिस्टम में जो आपका दीवार होता है वह थर्मली इंसुलेटेड होता है, यानी ये कोई ऊष्मीय कुचालक पदार्थ से बना होगा, ये इंसुलेटेड होगा। इंसुलेटेड का मतलब हीट इंसुलेटेड होगा, न बाहर हीट दे सकता है, अंदर का हीट न बाहर जा सकता है और न बाहर का हीट अंदर आ सकता है। अब यहाँ पर मान लीजिए इस बर्तन में कोई बर्तन है और इस बर्तन में कोई गैस उपलब्ध है और यहाँ पर हमने एक लगाया हुआ है पिस्टन। ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है। मूवेबल का मतलब ये पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे आ सकता है। अब जब हम इसको दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जब ये नीचे आएगा तो गैस के अणु पास पास आएंगे तो टक्कर ज़्यादा होगा और टक्कर ज़्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। टक्कर जब ज़्यादा होगा, जब पास पास आएगा तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने से टक्कर ज़्यादा होगा और टक्कर ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा पैदा होगा, तापमान बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अंदर का जो तापमान होगा वह क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी जब एडियाबैटिक प्रोसेस में, रुद्धोष्म प्रक्रिया में, जब किसी गैस को गर्म किया जाता है तो उसका तापमान जो होता है वह क्या करेगा, बढ़ेगा। बात समझिएगा। जब हम इसको नीचे दबाएंगे, तो दूसरे तरीका से समझा रहे हैं, जब हम इसको नीचे दबाएंगे तो हम काम करेंगे इस गैस पर और हमारे द्वारा कार्य में जो ऊर्जा खर्च होगी वह इस सिस्टम में आएगा। जब हम काम करेंगे तो मेरी एनर्जी खर्च होगी और वह एनर्जी कहाँ चला गया, इस सिस्टम में, यानी इस गैस में। और इस गैस में जब एनर्जी आ गया तो इसका टेम्परेचर यानी तापमान भी क्या करा, बढ़ गया। तो पहला क्वेश्चन था कि जब गैसों को रुद्धोष्म दबाया जाता है, एक गैस का रुद्धोष्मीय दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है, तो बढ़ता है। रुद्धोष्म का मतलब क्या हुआ, एडियाबैटिक। क्या हुआ रुद्धोष्म का मतलब, एडियाबैटिक। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब इसके उल्टा अगर क्वेश्चन पूछे कि रुद्धोष्म प्रसार के दौरान क्या होगा, तो रुद्धोष्म प्रसार के दौरान गैसें ठंडी होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप मान लीजिए एक बैलून है, बैलून में हवा भरा हुआ है और जब आप इसमें नीडल डालते हैं, इसको सुई से छेद करते हैं, तो हवा अचानक क्या करती है, फैलती है। जब हवा फैलती है तो ये जो एग्जाम्पल है ये है रुद्धोष्म प्रसार का एग्जाम्पल। जब गैस फैलेगी तो वह अपनी एनर्जी खर्च करेगी और जब अपना एनर्जी खर्च करेगा यानी उसका एनर्जी कम हो जाएगा और कम होगा तो गैस क्या होगी, गैस का टेम्परेचर भी कम होगा यानी गैस ठंडी होगी। आपने देखा होगा कि जब बैलून फटता है और हवा जब निकलता है तो उस समय गैसें ठंडी लगती हैं। साइकिल के टायर से आपने हवा निकाला होगा, बचपन में मजाक में साइकिल के टायर से हवा जब आप निकाले होंगे तो वो भी आपका रुद्धोष्म प्रसार का एग्जाम्पल है। और निकलने वाली टायर से हवा वो भी ठंडी होती है, क्योंकि जब गैस फैलेगी तो गैस फैलने में अपनी एनर्जी खर्च करता है। अपने गैसों को फैलाने के लिए वो अपनी एनर्जी खर्च करेगा। एनर्जी खर्च करेगा तो तापमान कम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन
को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो आप जानते हैं कि हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वह अंततः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और कोशिकाओं में इस ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो हम ऊर्जा प्रदान होता है। आपको ये भी मालूम है कि जब एक ग्लूकोज पूर्णतः ऑक्सीकृत होता है तो फिर 38 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, वायवीय श्वसन के दौरान प्राप्त होता है। तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब हमारा बॉडी को जितना आवश्यकता होता है ग्लूकोज का उतना वो तोड़ लेता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसको क्या करा जाता है, वो क्या होता है कि एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो इस ग्लूकोज को बदल देता है, किस में, ग्लाइकोजन में। अगर मान लीजिए कि हमारे पैंक्रियाज इंसुलिन का स्रावन नहीं कर पाए, तो ये बीमारी तो आप जानते हैं डायबिटीज़ होता है। तो जब इंसुलिन का स्रावन नहीं होता है पैंक्रियाज के द्वारा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, यही तो डायबिटीज़ है। लेकिन अगर इंसुलिन का स्रावन हो रहा है तो ये ग्लूकोज जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। तो ये जो ग्लूकोज होता है ये इंसुलिन के द्वारा, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, और ये ग्लूकोज इंसुलिन के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन जाकर हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। लिवर में जाकर एक्स्ट्रा फूड के रूप में ये ग्लाइकोजन जमा हो जाता है। तो ये अतिरिक्त है, ये हम जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा खा लिए, तो जो एक्स्ट्रा खाए उस सारा ग्लूकोज इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में बदल गया, और ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड होता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है एनिमल स्टार्च में, एनिमल स्टार्च। और ये ग्लाइकोजन जो होता है वह स्टोर होता है कहाँ पर जाकर, ये होता है स्टोर होता है लिवर में, यानी कि यकृत में। ये होता है स्टोर्ड इन लिवर, यानी यकृत में स्टोर हो जाता है। अब मान लीजिए कि हम लोग 2 दिन का उपवास रख लिए या 1 दिन का उपवास रख लिए, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं वगैरह तो काम करते रहती हैं, उनको तो एनर्जी चाहिए। ब्रेन काम करता है, हार्ट काम करता है, ये सब ऑर्गन्स काम करते हैं, तो उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन हम खाना तो खा नहीं रहे, तो ग्लूकोज तो मिल नहीं रहा, तो उस कंडीशन में इन अंगों को तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो वो कहाँ से एनर्जी लाएगा। तो ये जो ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर्ड होता है ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ये ग्लाइकोजन जो होता है फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम जिस हार्मोन के द्वारा होता है उस हार्मोन को कहा जाता है ग्लूकागॉन। तो लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जिस हार्मोन के द्वारा, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। और इस ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दोनों जो हार्मोन होते हैं, इन दोनों हार्मोन का स्रावन अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा होता है। आप जानते हैं आपके पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में लैंगरहैंस की दीपिका होती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और इनकी बीटा कोशिकाओं से ये दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्रावन होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को बदलता है ग्लाइकोजन में। जब हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा मात्रा में ग्लूकोज है तो उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ रह जाता है, इसको कहा जाता है डायबिटीज़। लेकिन अगर इंसुलिन है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाएगा लीवर में। अब जब हम लोग को ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होगा, जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, उपवास में हैं, देखा होगा बहुत भूख लग गया, और बहुत भूख लग जाता है तो भूख कब लगता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटता है तो भूख लगता है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है कि भूख अपने आप खत्म हो जाता है, यानी हम लोग कहते हैं अपना भाषा में भूख मर गया। कैसे भाई भूख मर गया, अपने आप कुछ खाए ही नहीं, भूख कैसे मर गया। तो भूख मरने के पीछे क्या कारण है, ये ग्लाइकोजन टूट जाता है ग्लूकोज में, किसके द्वारा, ग्लूकागॉन के द्वारा, और यह ग्लाइकोजन स्टोर्ड कहाँ है, लिवर में। तो क्वेश्चन क्या था कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो आंसर होगा लिवर, और लिवर का हिंदी होता है यकृत। और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्रावन करता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। ये दोनों हार्मोन्स हैं, याद रखिएगा, इंसुलिन ग्लूकोज को बदलता है ग्लाइकोजन में, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है, ग्लूकोज का स्तर उसको कम करता है,
और ये ग्लूकागॉन जो होता है ये ग्लाइकोजन को बदलता है ग्लूकोज में, तो ये ग्लूकागॉन जो होता है वह ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया कौन सा? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अब आइए क्वेश्चन नंबर है 3। प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? 1 सेकंड कितने आरपीएम के बराबर होता है? पहले तो आरपीएम का मतलब समझो। देखो हम बार बार कह रहे हैं, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपको कोई भी क्वेश्चंस को समझने में हो रहा है उसको आप शेयर करिए, हम उसको चेक कर लेंगे और आपको बता देंगे अगले वीडियो में। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? तो सबसे पहले देखिए पहले देखिए आरपीएम का मतलब क्या होता है? आरपीएम इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी प्रति मिनट चक्करों की संख्या। इसको हम आरपीएम शॉर्ट में कहते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब कहता है प्रति सेकंड 1 आरपीएम, यानी 1 सेकंड में कोई वस्तु कितना घूम रही है? प्रति सेकंड 1 रेडियन, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना घूम रही है? 1 रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन जो है वह एंगल का एसआई यूनिट है। एंगल 2 तरह का होता है, एक होता है प्लेन एंगल यानी तल कोण, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल यानी ठोस या घन कोण। तो तल कोण का व्यवहारिक मात्रक जब हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं वो डिग्री यूज करते हैं, लेकिन एसआई मात्रक होता है रेडियन। ठोस कोण का होता है एसआई मात्रक अस्टे रेडियन। तो यहाँ रेडियन पर क्वेश्चन है, याद रखना रेडियन एंगल का एसआई यूनिट है और एंगल का एसआई यूनिट रेडियन है। एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है। कोण एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होता है। मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होता है, चाहे ठोस कोण हो चाहे तल कोण हो, चाहे सॉलिड एंगल हो चाहे प्लेन एंगल हो, दोनों का यूनिट होता है और डायमेंशन यानी विमा नहीं होता है। तो 1 सेकंड में कितना? 1 रेडियन। अब यहां पर किसमें पूछा? आरपीएम। आरपीएम मतलब प्रति मिनट में। तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया? 60 सेकंड। ये 1 मिनट में पूछ रहा है तो 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट। तो 1 सेकंड में अगर 1 रेडियन तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट में कितना हो गया? ये हो गया 60 रेडियन। यानी 1 मिनट में ये कितना एंगल घूमा? 60 रेडियन घूम गया। अब मैथ्स में जानते हैं आप कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन ये होता है 180 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन जो होगा वह होगा 180 डिग्री गुना 2 यानी 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 चक्कर, यानी 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 360 डिग्री का मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन, 1 चक्कर। इसका मतलब हो गया 2 पाई रेडियन जो होता है वह 1 चक्कर होता है। अब यहां पर देखिए, जब आप देख रहे हैं कि 2 पाई रेडियन जो है वह 1 चक्कर है, 1 रिवॉल्यूशन है, तो 60 रेडियन कितना होगा? देखो 60 रेडियन कितना होगा? 60 रेडियन होगा 1/60, सॉरी ये हो जाएगा 1/2 पाई गुना 60 चक्कर। तो 60 रेडियन कितना देर में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ये निकल गया, यानी ये निकल गया आरपीएम। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 60 और बट्टा 2 पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9 आंसर देखिए, आंसर है 9.549, यानी लगभग कितना? 9.5 चक्कर। ये हो गया आपका 9 कितना? ये हो गया 9.5 चक्कर, 9.5 चक्कर, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका 3 का बी। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? यानी कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 रेडियन घूम रही है, तो बताइए कि 1 मिनट में वो कितना चक्कर लगा रही है, उसका आरपीएम कितना है? 1 सेकंड में 1 रेडियन, तो 1 मिनट में कितना हो गया? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड का मतलब 60 रेडियन।
1 सेकंड में 1 रेडियन तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट में 60 रेडियन। और हम लोग जानते हैं कि 2 पाई रेडियन 1 रिवॉल्यूशन यानी 1 चक्कर होता है। कैसे होता है? पाई रेडियन 180 होता है तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होगा यानी 1 चक्कर हो गया। अब देखिए 2 पाई रेडियन का मतलब 1 चक्कर, तो 60 रेडियन का मतलब कितना? 60 रेडियन का मतलब 1/2 पाई गुना 60, इसका मतलब इतना चक्कर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क के में विद्यमान नहीं होता है? वयस्क में कौन सा एंजाइम विद्यमान नहीं होता है? अब यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेनिन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, रेनिन RENNIN, रेनिन। एक होता है रेनिन RENIN। तो ये जो रेनिन है दोनों में अंतर है, ये हार्मोन है। रेनिन हार्मोन किडनी द्वारा उत्सर्जित होता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, रक्तचाप को रेगुलेट करता है। तो ये रेनिन है, ये रेनिन है, ये रेनिन हार्मोन है, ये रेनिन एंजाइम है। ये किडनी उत्सर्जित करता है, किडनी से इसका उत्सर्जन होता है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये रेनिन पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है इस रेनिन पर। तो पहला है रेनिन। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका दिया हुआ है कौन सा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलोप्सिन। दूसरा है आपका पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है आपका ट्रिप्सिन और चौथा है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन। अब ये चारों के बारे में समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, पहला है रेनिन। ये जो रेनिन एंजाइम है ये इसका स्रावन होता है स्टोमक में, यानी अमाशय इसका स्रावन करता है। और ये जो होता है वह आपका मिल्क का यानी दूध का स्कंदन या कोआगुलेशन करने में मदद करता है, दूध का स्कंदन करने में मदद करता है। ये जो एंजाइम होता है ये दूध को स्कंदित करता है और ये पाया जाता है केवल नवजात बच्चों में। दूध का स्कंदन करने से, देखिए छोटा बच्चा जो होता है वो 6 महीना तक जनरली दूध ही सिर्फ पी करके रह जाता है और इनके पेट में दूध ज़्यादा समय तक रहना चाहिए। इनके पेट में दूध ज़्यादा समय तक रहना चाहिए, उसके लिए दूध का स्कंदन होना ज़रूरी होता है। और इस दूध के स्कंदन के लिए रेनिन एंजाइम जो होता है वह आपका मदद करता है। और ये रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? स्टोमक से। तो आंसर आपका हो गया रेनिन। ये पाया जाता है नवजात में, केवल छोटे बच्चों में ही, नवजात बच्चों में ही। और जैसे जैसे सेल्स माने कि बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे इस रेनिन का स्रावन नहीं होता है। उसके बाद दूध का जो पाचन होता है वह होता है लैक्टेज एंजाइम के द्वारा। लैक्टेज एंजाइम जो होता है वयस्कों में दूध के पाचन के लिए होता है। कुछ कुछ व्यक्ति देखिएगा दूध नहीं पचा पाता है तो उसके लिए लैक्टोजन इंटॉलरेंस होता है। उस व्यक्ति में लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है जो दूध नहीं पचा पाता है। स्वीडन वगैरह देशों के अधिकांश व्यक्ति जो होते हैं उनमें लैक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, वो दूध नहीं पचा सकता। तो उसको कहा जाता है, उस तरह के आदमी को कहा जाता है लैक्टोजन इंटॉलरेंस है उसमें। हम लोग जो लोग दूध पचा सकते हैं, वयस्क जो हैं, उनमें दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम है वह है लैक्टेज एंजाइम। और छोटे बच्चों में दूध ज़्यादा देर तक पेट में टिकना चाहिए, स्टोमक में टिकना चाहिए। अगर ये रेनिन नहीं होगा तो कंडीशन क्या होगा कि दूध तुरंत पास होकर के स्टोमक से मतलब अमाशय से चला जाएगा छोटी आंत में। इसीलिए आंसर हो गया रेनिन। अब देखिए पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है इसका स्रावन होता है स्टोमक के द्वारा। और ये पेप्सिन जो होता है जो अमाशय के द्वारा स्रावित होता है, ये प्रोटीन इस प्रोटीन को परिवर्तित करता है पेप्टाइड में, छोटे छोटे पेप्टाइड में। तो ये पेप्सिन का स्रावन कौन करेगा? स्टोमक। ये वयस्क में पाया जाता है और ये प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? पेप्टाइड में। नेक्स्ट आइए ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन होता है इसका स्रावन करता है पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। और ये पैंक्रियाज जो होता है अग्न्याशय स्रावित करता है इस एंजाइम को। ये पहुंचता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत के ड्यूडेनम में।
और यहाँ पर ये जो ट्रिप्सिन होता है इस पेप्टाइड को कन्वर्ट करता है, बदल देता है किस में, इस पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में। और चौथा है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन जो है इसका भी स्रावन कौन करता है, पैंक्रियाज करता है। आप जानते हैं कि कुछ भोजन जो होता है मुंह में पचता है, और मुंह में जो चीज़ पचता है वो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का बाकी पाचन जो होता है वो एमाइलोप्सिन करता है। और एमाइलोप्सिन कौन स्रावित करता है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से ये पहुंचता है कहाँ पर, छोटी आंत में, और वहाँ पर ये करता है स्टार्च को बदलता है, कन्वर्ट करता है किस में, स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये 4 तरह के एंजाइम हैं, याद रखिएगा। रेनिन स्टोमक में स्रावित होता है, ये दुग्ध के स्कंदन में मदद करता है और ये पाया जाता है छोटे बच्चों में। पेप्सिन ये स्टोमक अमाशय से स्रावित होता है और ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। ट्रिप्सिन ये पैंक्रियाज में स्रावन होता है और ये छोटी आंत में पहुंचता है जहां पर पेप्टाइड अमीनो अम्ल में बदलता है। पेप्सिन स्टोमक में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है और यहाँ से ये पेप्टाइड पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित एंजाइम भी पहुँचता है और वह पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। एमाइलोप्सिन पैंक्रियाज का स्रावन है जो पहुँचता है छोटी आंत में और वह स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मानवों में विद्यमान नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, किस अणु में बंध कोण अधिकतम है। तो बंध कोण आपको सबका याद रखना होगा, या फिगर आप बना सकते हैं तो फिगर बनाइए। ऐसे हम सलाह देंगे कि आप बॉन्ड एंगल, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनका बॉन्ड एंगल्स आप याद ही रखिए। अब यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड दिया हुआ है और चारों कंपाउंड में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा बंधन कोण यानी बॉन्ड एंगल किसका होता है। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है CH4। सबका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बता दे रहे, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH4। CH4 में जो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल बंधन कोण, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। और ये जो हो गया, ये हो गया आपका बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल सबका और हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखिए, हाइब्रिडाइजेशन ही पूछता है। तो पहला ऑप्शन मीथेन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। बी नंबर दिया हुआ है H2O वाटर, ये मीथेन हो गया। दूसरा नंबर H2O वाटर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह होता है 104 डिग्री 5 मिनट। एक लाइन जो लिखा है ये मिनट है, ये डिग्री है, डिग्री मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट। तीसरा ऑप्शन जो है वह है आपका BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और चौथा ऑप्शन जो है वह दिया हुआ है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये आपका बॉन्ड एंगल सबका दिया हुआ है, सबका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बता दिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन को क्या पूछा कि किस अणु का बंध कोण अधिकतम होता है। तो अगर अधिकतम पूछेगा तो हो जाएगा CO2 का 180 डिग्री और न्यूनतम पूछेगा तो H2O का 104 डिग्री और 5 मिनट। तो क्वेश्चन हो गया ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये पहला कौन सा है, मीथेन, दूसरा है वाटर, तीसरा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। सबका याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखना और सबका बॉन्ड एंगल भी याद रखना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर है 6। 2 वाष्पशील द्रव जिनके क्वथनांक में केवल में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, उनको सेपरेट करने का, उनको अलग करने के लिए कौन सी विधि का
प्रयोग किया जाता है। कहता है कि देखो, अगर यहाँ पर लिक्विड, दो लिक्विड है, लिक्विड 1 लिक्विड 2, अगर ये दोनों आपस में घुलनशील नहीं है या आपस में मिलता नहीं है, इमिसिबल इसको कहा जाता है। अगर लिक्विड 1 और लिक्विड 2 अगर अघुलनशील है, जैसे तेल और पानी अघुलनशील होता है, तो इनको सेपरेट करने के लिए, इनको अलग करने के लिए आप सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर सकते हैं, पृथककारी कीप का प्रयोग कर सकते हो। सेपरेटिंग फनल के द्वारा आप इनको अलग कर सकते हो, डिकेंटेशन प्रोसेस से आप इसको अलग कर सकते हो। तो पहला नंबर दिया हुआ है कि दो अगर अघुलनशील द्रव रहेगा, याद रखना, तो इनको अगर अलग करना है तो सेपरेटिंग फनल का प्रयोग कर सकते हो, या डिकेंटेशन प्रोसेस का भी यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है कि अगर लिक्विड 1 और लिक्विड 2 ये घुलनशील है, जैसे अल्कोहल और वाटर, जैसे अल्कोहल और वाटर ये घुलनशील है, पानी और शराब आपस में मिश्रणीय होता है, आपस में घुल जाता है। अब अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर, इनके क्वथनांक में, इनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर बड़ा अंतर हो, तो इस कंडीशन में इस दोनों को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि का नाम होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का हिंदी होता है आसवन। इसके लिए जो तरीका यूज़ किया जाएगा वह होगा डिस्टिलेशन। इसके लिए जो तरीका था वह था डिकेंटेशन, डिकेंटेशन। इसके लिए हो गया डिस्टिलेशन। अगर घुलनशील है और बॉइलिंग पॉइंट में अधिक अंतर है, तो बड़ा अंतर है, तो अब अल्कोहल और वाटर को अलग करना है तो आप डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। केरोसिन और पानी को अलग करना है तो आप डिकेंटेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में कम अंतर होता है, छोटा अंतर होता है, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मतलब कम अंतर है, तो इसके लिए अलग करने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रभाजी आसवन। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रभाजी आसवन। और इसमें एक उपकरण होता है जिसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहा जाता है। और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एक बड़ा सा कॉलम होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो द्रव को अलग करना है, जो घुले हुए मिश्रणीय द्रव होते हैं, उनको इसमें डाल दिया जाता है और फिर इनको गर्म किया जाता है। सबसे कम तापमान पर पहला द्रव अलग हो गया, दूसरा उससे अधिक तापमान पर दूसरा द्रव अलग हो गया, उससे अधिक तापमान पर तीसरा द्रव अलग हो गया। तो अगर द्रव आपस में घुलनशील है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर बहुत कम है, तो उनको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के विधि का, प्रभाजी आसवन के विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वे घुलनशील है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा अंतर है तो उसके लिए डिस्टिलेशन यानी आसवन का प्रयोग करेंगे। और अगर दो लिक्विड अघुलनशील है तो इनके लिए पृथककारी कीप का भी यूज़ किया जा सकता है और एक प्रोसेस यूज़ किया जा सकता है जिसको कहा जाता है डिकेंटेशन। तो ये हो गया बात आपका। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि दो वाष्पशील द्रव जिनके क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, उनको अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रभाजी आसवन। इसके बाद एक ऑप्शन देखिए, तो एक आंसर तो हो गया प्रभाजी आसवन। साधारण आसवन हो गया ये डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक पात्र लिया जाता है, इसके लिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। इसमें एक साधारण पात्र चाहिए होता है साधारण आसवन में, और उसमें दो द्रव को आप रख दीजिए जो आपस में घुलनशील है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा अंतर है। गर्म कीजिए। सबसे पहले पहला वाला जो द्रव होगा वह वाष्पित हो जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे अल्कोहल और पानी लिए तो अल्कोहल पहले वेपर बनेगा, इस अल्कोहल को आपने संघनित करके अल्कोहल अलग कर लिया, पात्र में पानी रहेगा। तो ये साधारण आसवन है। बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर है तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखिएगा, कच्चा तेल का शोधन इसी विधि से द्वारा होता है। द्रवीय वायु जो होता है लिक्विफाइड एयर, लिक्विड एयर, उससे विभिन्न जो गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबको अलग किया जाता है। उसके लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। याद रखना, दोनों चीज नोट डाउन कर सकते हो। कच्चा तेल का शोधन करने के लिए और लिक्विड एयर में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबको, CO2 सबको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक और है भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन
उन द्रवों के लिए यूज किया जाता है, और खासकर आप कहेंगे ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, कार्बनिक द्रवों के लिए यूज किया जाता है, जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जो जल में वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है लेकिन भाप में घुलनशील होता है, भाप के साथ मिल जाता है लेकिन जल के साथ मिलता नहीं है। तो ये होता है कार्बनिक द्रव के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जनरली ऑर्गेनिक लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है। एसीटोन वगैरह को अगर आपको अलग करना होता है तो वहाँ एसीटोन को पानी से अलग करना है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट गर्म करके नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि एसीटोन के टूटने का संभावना होता है, एसीटोन डिकम्पोज कर जाएगा, एसीटोन टूट जाएगा। इसीलिए वैसे द्रव जो कि उच्च तापमान पर टूट सकते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही टूट करके कुछ दूसरा चीज़ दे देगा, और जो पानी में घुलनशील नहीं है लेकिन भाप में घुलनशील है, उनको अलग करना होता है तो हम भाप आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आप उसको जब गर्म करते हैं तो वो वेपर बनता है, कम तापमान पर वेपर बना दिए और उसको स्टीम के साथ मिला दिए, और फिर ये दोनों मिल करके अलग लेकर चले गए, इसको दूसरे जगह पर कलेक्ट कर लिए, और फिर इसको ठंडा करे तो पानी और एसीटोन दोनों अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि पानी और एसीटोन तो आपस में घुलता नहीं है। तो ये प्रोसेस कहलाता है स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन। और चौथा एक टेक्निक है जिसको कहा, एक और ऑप्शन है वर्ण लेखन, क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी जो होता है ये सॉलिड पार्टिकल्स को, ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका कार्य सिद्धांत इस पर आधारित होता है कि कुछ ठोस जो होते हैं किसी पदार्थ के द्वारा ज़्यादा अधिशोषित होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो कि कम अधिशोषित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लो दो सॉलिड पार्टिकल है, एक है S1 सॉलिड और दूसरा है S2, तो इसको कोई उचित लिक्विड में घुला दिया जाता है, उचित द्रव में, कोई उचित लिक्विड में दोनों को घुला दिया। अब दोनों S1 है S2 है, और इसमें एक क्रोमैटोग्राफिक पेपर रख दिया। अब ये पेपर के द्वारा इस दोनों के अधिशोषण करने की क्षमता अलग अलग होगी, एक ज़्यादा अधिशोषित होगा और दूसरा कम अधिशोषित होगा, जिसके कारण दोनों इस पेपर पे अलग अलग जगह पर एकत्रित हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका क्रोमैटोग्राफी। इंक में बहुत सारा इंक जो होता है, स्याही, उसमें बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो इन सॉलिड पार्टिकल्स को अगर अलग करना होता है तो इसके लिए हम लोग इस क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन कि दो वाष्पशील द्रव जिनके क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है उनको कैसे अलग करेंगे, तो आंसर होगा प्रभाजी आसवन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी ट्रांजिस्टर का अर्थ होता है। देखो पहले के ज़माना में ही ट्रांजिस्टर को लोग माने कि रेडियो भी समझता था, आज भी आप ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो कह रहा है वो एक अर्धचालक युक्ति है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और इस अर्धचालक युक्ति में 3 परत होता है। अब ये 2 तरह का होता है, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर, तो उतना हम नहीं आपको बता रहे हैं। इसमें जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। इसमें 3 परत होता है। जो परत सबसे बड़ा होता है उसको कहा जाता है कलेक्टर, हिंदी में इसको कहेंगे संग्राहक। जो परत सबसे बड़ा होगा उसको कलेक्टर कहेंगे, संग्राहक कहेंगे। और जो सबसे पतला यानी जो सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा परत है, याद रखिएगा इसका साइज, फिजिकल साइज सबसे बड़ा होता है, भौतिक रूप से ये सबसे बड़ा होता है। और जो सबसे छोटा होता है, उस जो सबसे पतला होता है उसको कहते हैं बेस यानी आधार। और जो मध्यम आकार का होता है ये होता है एमीटर यानी कि उत्सर्जक। ये हो गया एमीटर यानी उत्सर्जक हो गया। तो अगर आकार का कंपैरिजन आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ा आकार किसका, तो कलेक्टर का, सबसे छोटा आकार किसका, तो बेस का। लेकिन अशुद्धियों की डोपिंग, मतलब डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना, तो सबसे ज़्यादा अशुद्धि किस में होता है, तो ये होता है एमीटर में। इसको कहते हैं हेविली डोप्ड। हेविली डोप्ड का मतलब इसमें अशुद्धि जो होगा वो सबसे ज़्यादा मिलाया हुआ रहेगा।
और इसीलिए इसमें अशुद्धि सबसे ज़्यादा मिलाया रहता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आवेश वाहक यही प्रोवाइड करता है। तो एमीटर जो होता है वो हेविली डोप्ड होता है। बेस जो होता है ये सबसे कम अशुद्धि इसमें मिला होता है, तो इसको कहते हैं लाइटली डोप्ड। ये जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, सबसे कम डोपिंग इसमें रहता है। और कलेक्टर जो होता है ये न ज़्यादा डोपिंग रहता है न कम, दोनों के बीच में रहता है, तो इसको कहा जाता है मॉडरेटली डोप्ड, इसको कहते हैं मध्यस्थ डोपिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था क्या, क्वेश्चन पूछा था कि किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है, तो आधार याद रखना सबसे पतला होता है, सबसे कम मोटाई वाला होता है और सबसे कम डोपिंग रहता है। कल एमीटर मध्यम आकार का होता है, इसका डोपिंग सबसे ज़्यादा होता है। और कलेक्टर जो होता है वो सबसे बड़े आकार का होता है और इसमें न बहुत ज़्यादा डोपिंग होता है न बहुत कम डोपिंग होता है। इसका यही 3 लेयर होता है। अब यहाँ से एक टर्मिनल निकाल देंगे, एक सिरा निकाल देंगे तो ये एमीटर टर्मिनल कहलाएगा। यहाँ से एक टर्मिनल निकाल देंगे तो ये बेस टर्मिनल कहलाएगा। और यहाँ से एक टर्मिनल निकाल देंगे तो ये कलेक्टर टर्मिनल कहलाएगा। तो इसमें कितना परत है, 3 परत है। एक है एमीटर, दूसरा है बेस और तीसरा है कलेक्टर। और लाइटली डोप्ड कौन है, बेस। चलिए, ये 2 प्रकार का होता है, एनपीएन भी होता है, पीएनपी भी होता है। अब आ जाइए, अब ज़्यादा इसके बारे में डिटेल अभी नहीं बताएंगे, अगला बार कभी क्वेश्चन आएगा तो इसको डिस्कस किया जाएगा। अभी आ जाइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइनोवियल द्रव किस में पाया जाता है। देखो, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल द्रव यानी साइनोवियल फ्लूइड। देखो, ये फ्लूइड जो होता है वह ज्वाइंट के बीच में उपस्थित होता है, ज्वाइंट के बीच में उपस्थित होता है। मान लो कि ऐसा एक हड्डी है और दूसरा ये हड्डी है, सपोज कर लीजिए ये दूसरा हड्डी है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस में ये मान लो बोन 1 है, पहला बोन है, और ये है दूसरा बोन जिसको बोन 2 कहेंगे। तो इन दोनों बीच बोन्स के बीच में एक द्रव उपस्थित होता है। इस द्रव को कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड यानी साइनोवियल द्रव। और ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, साइनोवियल द्रव, ये एक लुब्रिकेंट यानी एक स्नेहक का काम करता है। और इन अस्थियों के बीच में जब सापेक्षिक गति होती है, देखो ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर से बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों के बीच में लिक्विड रहेगा और ये होगा साइनोवियल फ्लूइड। अब ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है, ये एक स्नेहक का काम करता है और इन अस्थियों के बीच में होने वाले घर्षण को कम करता है। इन अस्थियों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा, जो आपेक्षिक गति होगी, और उसके कारण जो घर्षण होगा, अगर ये द्रव उपस्थित होगा तो कम होगा। लेकिन मान लो कि जिस व्यक्ति में ये द्रव सूख गया हो, द्रव नहीं रहे, साइनोवियल फ्लूइड नहीं रहे, तो उस कंडीशन में इन दोनों हड्डियों के बीच में घर्षण ज़्यादा होगा। और घर्षण जब ज़्यादा होगा तो ये जो नर्व्स होते हैं, इस रिलेटिव मोशन के कारण ज़्यादा इन नर्व पर, ये नसों पर दबाव पड़ता है। और जब नसों पर दबाव पड़ता है तो दर्द होता है। बुढ़ापा में जनरली साइनोवियल फ्लूइड जब सूख जाए, मान लो किसी कारण से, तो उस स्थिति में देखता होगा चलने में, दौड़ने में, बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वहाँ अस्थियों के बीच जब आपेक्षिक गति होगा, द्रव नहीं रहने पर, ये साइनोवियल द्रव नहीं रहने पर घर्षण ज़्यादा होगा और घर्षण से नसों पर दबाव भी ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण दर्द अधिक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन था कि साइनोवियल फ्लूइड कहाँ उपस्थित होता है। तो यह साइनोवियल फ्लूइड उपस्थित होता है बोन्स में, यानी जोड़ों पर, बोन ज्वाइंट्स पर। तो क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो जाए, क्वेश्चन हो गया कि साइनोवियल द्रव किसमें पाया जाता था, आंसर हो गया क्या अच्छे, जोड़। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर है 9। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। देखो, जनरली कुछ बातों को हमेशा याद रखने से सवाल आसानी से बनता है। तो आप भी अगर तैयारी करते हैं एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम्स के हिसाब से उसके क्वेश्चन को, नेचर को देखते हुए आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्या हमको याद रखना है और क्या नहीं याद रखना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखिए कि क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से बनता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि कौन सा जो धातु का या जो ऑक्साइड दिया हुआ है, धातु या अधातु का, वो अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है। तो एक जनरल कंसेप्ट याद रखिए कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड,
ये प्रकृति में होते हैं क्षारीय यानी एल्कलीन, या आप इसको बेसिक भी कह सकते हो, भास्मिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ये एक जनरल कंसेप्ट है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये आपके होते हैं अम्लीय। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है जिससे लोग क्वेश्चन बनाता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय दोनों होते हैं, उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है? उभयधर्मी, एम्फोटेरिक, जिसमें क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति हो, वो उभय। ये क्षारीय ऑक्साइड हो गया, ये अम्लीय ऑक्साइड हो गया, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। उभयधर्मिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल याद रखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इसके अलावा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये होता है उदासीन, यानी ये होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो देखो, जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों है वो उभयधर्मी है, और जो न अम्लीय है न क्षारीय है वो उदासीन है। दोनों में अंतर है। अगर दोनों ऑक्साइड का गुण है, अम्लीय का भी और क्षारीय का भी, तो उभयधर्मी होगा, और अगर दोनों में किसी का नहीं है तो उदासीन होगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? ऑप्शन नंबर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है? नन मेटल, नन मेटल यानी अधातु, तो अम्लीय हो गया। बी नंबर CO देखिए उदासीन, ये तो याद रखिए, बिल्कुल बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सी नंबर सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्या है? मेटल, मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। और डी नंबर ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम भी क्या है? मेटल, इसका भी हो गया क्षारीय ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आइए क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्रतिजन एक पदार्थ है जो, देखो प्रतिजन, प्रतिजन का मतलब होता है एंटीजन। प्रतिजन जो होता है वह होता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं एंटीजन। देखो, प्रतिजन ऐसे किसी भी पदार्थ को कहा जाता है जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो बाहर से जो भी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो एंटीजन होता है। एंटीजन कोई धूलकण हो सकता है, कोई परागकण हो सकता है, ठीक है, गंदा पानी हो सकता है, धुआं हो सकता है। तो ये सब जो, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, तो ये सब होता है एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन। अब ये एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वह इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में, एंटीजन के प्रवेश करने पर वो उसको मारने के लिए, हटाने के लिए, भगाने के लिए जो पदार्थ उत्सर्जित करता है उसको कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं उसको? एंटीबॉडी। तो देखो, एंटीजन बाहरी पदार्थ, फॉरेन पार्टिकल जो हमारे शरीर में प्रवेश किया, चाहे वह बैक्टीरिया हो, चाहे वह वायरस हो, चाहे वह धूलकण हो, चाहे वो परागकण हो, ये सब एंटीजन हो गया। और इस एंटीजन जब प्रवेश करता है तो इसको मारने के लिए, हटाने के लिए, भगाने के लिए हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, वह जो उत्पन्न करता है पदार्थ वह कहलाता है एंटीबॉडी। तो ये सिपाही हो गया, ये शत्रु हो गया, ये दुश्मन जो शरीर में प्रवेश किया, और ये एंटीबॉडी सिपाही हो गया। तो एंटीबॉडी जो होता है ये प्रोड्यूस होता है एंटीजन के रिस्पॉन्स में, एंटीजन के आने पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग प्रेरित करता है, यानी कि हमारा जो इम्यून इम्पल्स होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको ये प्रेरित करेगा। क्या प्रेरित करेगा? कैसे प्रेरित करेगा? एंटीबॉडी को उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन में देखो, विष का विषहार के रूप में उपयोग किया जाता है। विष का विषहार के रूप में, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है, विष को विषहार मतलब विष को हराने के लिए, विष को हटाने के लिए जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है एंटीटॉक्सिक, उसको कहा जाता है एंटीटॉक्सिक। बी नंबर जो दिया हुआ है, हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए, इसके लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है एंटीबायोटिक।
प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। और तीसरा जो है शरीर के तापमान को कम करने के लिए इसके लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक। तापमान को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक, विष का प्रभाव को खत्म करने के लिए एंटीटॉक्सिक, और जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक। और एंटीबॉडी क्या हुआ? एंटीबॉडी हो गया सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सिपाही हो गया, जो एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल्स को जो होता है, जो बाहर से जो चीज़ें शरीर में प्रवेश करती हैं उसको ये हटाने के लिए यूज़ किया जाता है या उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है कि जब किसी पुष्प का परागन, परागन का मतलब क्या होता है? पुष्प का जो नर भाग होता है वहां से पराग कणों का पुष्प के मादा भाग तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं आपका परागन यानी पॉलिनेशन। यानी पॉलिन ग्रेन जो पराग कण होते हैं वह एंथर से अस्टिग्मा तक पहुंचता है, एंथर से अस्टिग्मा तक पहुंचता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है वह कहलाती है आपका परागन। देखो ये फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवरी, तो ये हो गया स्टिग्मा, पुष्प का हो गया ये फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, और ये आपका स्टैमेन हो गया, ये स्टैमेन, एंथर, और इसमें रहता है पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन जब यहाँ पहुँचता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है पॉलिनेशन यानी परागन। अब ये परागन जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागन। एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का हो गया स्व परागन और क्रॉस का हो गया पर परागन। देखो पॉलन ग्रेन का मेल से फीमेल पार्ट में पहुंचना, एंथर से स्टिग्मा में पहुंचना, यह प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है इसको देखें। अब सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्व परागन हो गया, और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको कहा जाता है ऑटोगैमी, और एक जो होता है इसको कहा जाता है गैटेनोगैमी। दो प्रकार का। अब एक ही पुष्प के मेल और फीमेल, सेम फ्लावर का मेल और फीमेल फ्लावर पार्ट के बीच, सेम फ्लावर के मेल और फीमेल में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ये प्रक्रिया जो होती है इसको कहा जाता है ऑटोगैमी। यानी एक ही पुष्प है और इसी पुष्प के नर और मादा अंगों में अगर परागन हो तो इसको कहा जाता है, सेम फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स में पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको कहा जाता है ऑटोगैमी, यानी एक ही पुष्प के मेल और फीमेल। अब एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच अगर परागन होता है तो इसको कहा जाता है गैटेनोगैमी। मतलब ये एक ही फ्लावर इसमें होगा जिसमें मेल और फीमेल पॉलिनेशन में भाग लेगा, और इसमें एक ही पौधा का, जैसे मान लो ये एक पौधा है तो ये मान लो एक फ्लावर है, यहाँ पर एक दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर, ये इसका मान लो मेल पार्ट है और ये मान लो फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। अगर इस मेल और फीमेल के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको कहा जाएगा ऑटोगैमी। ये ऑटोगैमी हुआ, एक ही पुष्प का मेल और फीमेल के बीच हो रहा है। और अगर इसका मेल और इसका फीमेल के बीच हो रहा है तो ये होता है गैटेनोगैमी। और इस दोनों गैटेनोगैमी, एक ही पौधा है उसका दो अलग अलग पुष्प है और इनके बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये है गैटेनोगैमी।
और ये सेल्फ पॉलिनेशन का एक प्रकार है। तो ऑटोगैमी क्लियर हो गया, गेटेनोगैमी क्लियर हो गया, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन का प्रकार है। अब दो अलग अलग पौधा है, इसका एक फ्लावर है, मान लो ये एक फ्लावर है, इसका मेल और फीमेल पार्ट है, और ये एक दूसरा प्लांट है, ये है पहला प्लांट, प्लांट 1, और ये है दूसरा प्लांट, प्लांट 2, और इसका भी एक फ्लावर है, इसका भी एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है। अब दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच अगर परागन हो रहा है ये, तो इसको कहा जाता है जीनोगैमी या एलोगैमी। जीनोगैमी, एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन, तीनों नाम प्रचलित है। क्रॉस पॉलिनेशन का ही दूसरा नाम है जीनोगैमी, जीनोगैमी, XENOGAMY, या इसी को कहते हैं एलोगैमी, या इसी को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो तीन चीज बताए, एक ही पौधा के मेल और फीमेल के बीच हुआ तो ऑटोगैमी जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रकार है, एक ही पौधा के दो पुष्प के बीच अगर परागन हुआ तो ये गेटेनोगैमी होगा, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का प्रकार है। दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच अगर परागन होता है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, पर परागन हिंदी में, इसी को जीनोगैमी या एलोगैमी कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी पुष्प का परागन उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित किया जाए, उसी पौधे के, तो उसी पौधा का अगर हो जाएगा तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दिए, ए दिया हुआ है ऑटोगैमी, बी नंबर दिया हुआ है एलोगैमी, सी नंबर दिया हुआ है परनिषेचन जीनोगैमी, और डी दिया हुआ है सजात पुष्पी परागन। तो जब किसी पुष्प का परागन उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र से किया जाए, तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गेटेनोगैमी, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक ही पौधा का दो अलग अलग पुष्प के बीच है, इसलिए आंसर हो जाएगा गेटेनोगैमी, और ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। चलिए अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर जो है वह है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, 8 ग्राम सल्फर को SO2 बनाने के लिए जलाया जाता है। 8 ग्राम सल्फर है, इसको आपने SO2 बनाने के लिए जलाया, और उसके बाद कहता है जो क्लोरीन जल द्वारा ऑक्सीकृत होता है, क्लोरीन जल के द्वारा फिर इसको ऑक्सीकृत करा दिए, और इसके बाद कहता है तब BaCl2 में उपस्थित किया जाता है। इस घोल को तब BaCl2 से उपचारित किया जाता है, मतलब इसमें फिर BaCl2 आप डालें, BaCl2 के साथ रिएक्शन कराएं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवक्षेपित बेरियम सल्फेट की मात्रा कितनी होगी। पहला कहता है कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाए, तो जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ आपने जलाया तो आपको बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। पहला क्वेश्चन को बनाने का तरीका कहता है कि 8 ग्राम गंधक को SO2 बनाने के लिए जलाया गया, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तब बनेगा SO2। और इसके बाद कहता है इसको क्लोरीन जल के द्वारा किया जाता है ऑक्सीकृत, तो SO2 को क्लोरीन जल Cl2 और क्लोरीन जल H2O के द्वारा ऑक्सीकृत किया गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, साथ में बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अब Cl2 है तो 2HCl लिखेंगे, और साथ में बन रहा है आपका क्या चीज H2, आपका बन गया H2SO4 और साथ में बन गया 2HCl, ये बन गया। अब थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, देखो एक सल्फर है, एक सल्फर ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2H2O डाल देंगे। देखिए अब फिर से बैलेंस करते हैं, एक सल्फर, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, तो 2 2 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन 2, यहाँ पर भी क्लोरीन 2, सही है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, हो गया काम खत्म। अब ये बैलेंस हो गया। उसके बाद कहता है कि इसको फिर क्या करते हैं, BaCl2 से उपचारित करते हैं, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड मिला इसको फिर किससे उपचारित किया गया, BaCl2 से, तो BaCl2 से उपचारित किया तो क्या बनेगा, तो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4,
और साथ में क्या बन जाएगा, BaSO4 और साथ में बन गया 2HCl। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको अवक्षेपित बेरियम सल्फेट की मात्रा बतानी है। देखो अब इसको बनाओ मोल कंसेप्ट से। यहाँ पर सल्फर का कितना मोल है, रिएक्शन में पूछ रहे हैं। सल्फर का 1 मोल है, तो 1 मोल, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो 1 मोल सल्फर से 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बना। ध्यान से देखना, पहले रिएक्शन को समझो। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, फिर क्लोरीन जल से इसको ऑक्सीकृत किया गया और फिर बेरियम क्लोराइड से इसको उपचारित किया गया। लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि बेरियम सल्फेट का कितना मात्रा आपको बनेगा। तो पहले रिएक्शन को देखो, रिएक्शन के हिसाब से पहले सोचो। 1 मोल सल्फर से 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बना, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड से 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल बना, और 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल से 1 मोल बेरियम सल्फेट बना। तो ये 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल सब 1-1 मोल है। यानी कि अगर 1 मोल सल्फर लेते हैं तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो 1 मोल बेरियम सल्फेट बनेगा। यानी 1 मोल सल्फर, अब यहां से देखो, 1 मोल सल्फर यहां पर 1 मोल बेरियम सल्फेट देगा, 1 मोल बेरियम सल्फेट देगा। 1 मोल सल्फर कितना देगा, 1 मोल बेरियम सल्फेट। अब तुम्हारे पास है कितना, आपके पास है 8 ग्राम सल्फर। ध्यान देना, कितना सल्फर है आपके पास है, 8 ग्राम सल्फर। और सल्फर का अनुभार कितना होता है, सल्फर का अनुभार होता है कितना, मालूम होगा आपको, कितना होता है, परमाणु भार। सल्फर का परमाणु भार, अनुभार नहीं परमाणु भार, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है जी, सल्फर का परमाणु भार होता है 32 यानी 32। तो सल्फर का कितना मोल है, देयरफॉर सल्फर का मोल कितना हो गया, मोल्स ऑफ सल्फर कितना हो गया, ये हो गया 8 जो मात्रा है बटा परमाणु भार, यानी 8/32 यानी 1/4, 1/4 यानी 0.25 मोल। यानी 8 ग्राम सल्फर का मतलब 0.25 मोल होता है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका, मोल की संख्या निकालने का तरीका, मात्रा ग्राम में बटा परमाणु भार। सल्फर की जो मात्रा ग्राम में दी गई है बटा परमाणु भार। तो यहाँ कितना सल्फर दिया हुआ है, 8 ग्राम, अब परमाणु भार कितना है 32, तो 8/32 यानी 0.25 मोल। तो देखो 1 मोल सल्फर 1 मोल बेरियम सल्फेट देता था, तो यहाँ पर 0.25 मोल सल्फर कितना देगा, ये देगा 0.25 मोल बेरियम सल्फेट, ये देगा 0.25 मोल बेरियम सल्फेट। इसलिए आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा 0.25 मोल, आंसर हो गया 0.25 मोल। बात क्लियर हो गया ना कि 1 मोल सल्फर से 1 मोल बेरियम सल्फेट मिलता है। रिएक्शन समझ लो, 1 मोल पहले रिएक्शन बना लेना है, फिर देखना 1 मोल सल्फर से 1 मोल बेरियम सल्फेट मिला, हमारे पास 8 ग्राम सल्फर है यानी 0.25 मोल, 0.25 मोल है सल्फर, और 0.25 मोल सल्फर भी 0.25 मोल बेरियम सल्फेट देगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.25 मोल। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रे मैटर में होता है। देखो ब्रेन के जो मस्तिष्क होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका 40% जो भाग होता है वह ग्रे मैटर का बना होता है, इसको धूसर भाग कहते हैं, ये बाहरी भाग है। और जो 60% भाग होता है वह श्वेत पदार्थ होता है, उसको वाइट मैटर कहा जाता है। तो ये जो 40% होता है ये होता है ग्रे, और ये ग्रे जो मैटर होता है, ग्रे मैटर धूसर पदार्थ हिंदी में कहते हैं, ये आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन है, ब्रेन के बाहरी भाग में होता है। और जो 60% होता है ये होता है वाइट मैटर, और ये इनर पार्ट होता है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ग्रे मैटर ग्रे क्यों होता है, या ग्रे मैटर में क्या होता है, या व्हाइट मैटर में क्या होता है। तो इसका जो ग्रे मैटर इसलिए नाम है क्योंकि इसमें ग्रे रंग ज़्यादा होता है, इस ग्रे रंग का होता है, और व्हाइट मैटर इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसका रंग व्हाइट होता है।
तो 60% व्हाइट मैटर होता है या 40% ग्रे मैटर होता है। अब ये ग्रे मैटर में जो होता है न्यूरोनल सेल बॉडीज यानी न्यूरोनल कोशिका निकाय की संख्या ज़्यादा होती है और माइलिनेटेड एक्सॉन की संख्या कम होती है। याद रखिएगा, इसमें जो है ये इसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज ज़्यादा होता है, न्यूरोनल सेल निकाय इसकी संख्या होती है ज़्यादा, मोर होता है, अधिक। और जो माइलिनेटेड एक्सॉन होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन, इसकी मात्रा होती है कम, लेस। अब ये माइलिनेटेड एक्सन व्हाइट कलर का होता है, तो माइलिनेटेड एक्सन कम रहता है, इसलिए ये व्हाइट कम दिखता है और इसका रंग ग्रे दिखता है। अब ये जो व्हाइट मैटर होता है इसमें उल्टा होता है, इसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज होते हैं कम, लेस। और माइलिनेटेड एक्सॉन जो होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन, इसकी संख्या होती है अधिक, मोर। इसलिए इसमें माइलिनेटेड एक्सन के कारण व्हाइट ज़्यादा होता है, इसलिए इस व्हाइट मैटर इसको कहते हैं। तो ये क्या करता है ग्रे मैटर, ये विभिन्न अंगों को सूचनाओं देने का काम करता है, उसमें ये मदद करता है। और ये विभिन्न अंगों से सूचना को ग्रहण करने का काम करता है। तो ये सूचना ग्रहण करने का काम करता है अंगों से, और ये सूचना अंगों को प्रदान करने का काम करता है। यानी ये होता है फ्रॉम द ब्रेन और ये होता है टू द ब्रेन में इसका फंक्शन हो गया। तो अगर फंक्शन के सेंस में देखोगे तो ये कहता है ब्रेन से अंग तक में मदद करेगा, और ये अंग से ब्रेन तक, व्हाइट मैटर। लेकिन यहां पर क्वेश्चन फंक्शन का नहीं है, क्वेश्चन किसका है कि क्या ज़्यादा होता है। तो ग्रे मैटर में न्यूरोनल सेल बॉडी यानी न्यूरोनल कोशिका निकाय अधिक होता है, माइलिनेटेड एक्सन कम होता है। यहाँ क्वेश्चन था ग्रे मैटर में होता है काफ़ी संख्या में न्यूरॉन, दूसरा है काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिका निकाय, यही है तंत्रिका कोशिका निकाय अधिक संख्या में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, लिखना होगा तो वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। सिल्वर ऑक्साइड सेल में का विद्युत वाहक बल कितना होता है। देखो, सबसे पहला बात जानो कि सिल्वर जो ऑक्साइड सेल होता है इसी को बटन सेल भी कहा जाता है। ये जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है इसका शेप बहुत छोटा होता है और इसकी एनर्जी इसके वजन के तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो ऊर्जा होता है इसके वजन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है ये बटन के रूप में, छोटे छोटे बटन सेल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। आप देखे होंगे हियरिंग एड जो श्रवण यंत्र होता है वो सब में ये सिल्वर ऑक्साइड सेल्स, और जो महंगे महंगे कैलकुलेटर्स आते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको आप कैथोड कहते हो, पिछला वीडियोस में हम बताए हैं कि कैथोड इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट, कैथोड और एनोड का कंसेप्ट, और दूसरा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको आप एनोड कहते हो। तो याद रखिए इसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वह होता है सिल्वर ऑक्साइड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वह होता है जिंक। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पदार्थ यानी जो वैद्युत अपघट्य के रूप में पदार्थ यूज़ किया जाता है वह होता है आपका कोई क्षारीय घोल, जनरली LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादातर यूज़ होता है, इसीलिए लिखते हैं KOH प्लस LiOH का घोल। ये घोल इसमें यूज़ किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड का। और इसका जो EMF होता है यानी विद्युत वाहक बल जो होता है ये 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, या 1.5 वोल्ट भी बहुत जगह लिखा हुआ है। तो ये लगभग इसका EMF होता है। तो याद रखना सिल्वर ऑक्साइड सेल बटन सेल कहलाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है जो सिल्वर ऑक्साइड का बना होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड है जो जिंक का बना होगा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH और LiOH का घोल यूज होगा। EMF होता है 1.55 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.5। अब आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। परम दाब का मतलब क्या होता है। देखो, परम दाब एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ। एब्सोल्यूट प्रेशर में दो प्रेशर इंक्लूडेड होता है।
एक होता है वायुमंडलीय दाब जो वायुमंडल लगाती है, एक होता है गेज दाब, ये दाब द्रव के द्वारा लगाया जाता है। देखो, एक होता है वायुमंडलीय दाब, एक होता है गेज दाब और एक होता है परम दाब। इसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, याद रखना। परम दाब का इंग्लिश हुआ एब्सोल्यूट प्रेशर। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है, ये जो वायुमंडल लगाती है, ये 1 ATM हो गया, या 1 बार भी आप कह सकते हो। लगभग 1 ATM और 1 बार का मान लगभग बराबर ही रहता है। गेज दाब द्रव के द्वारा लगाया गया दाब है और ये लिक्विड के केस में निकाला जाता है DGH से। गेज दाब द्रव दाब भी है, द्रव के द्वारा लगाया गया दाब जो होता है उसको आप द्रव दाब या गेज दाब कहते हो, और ये DGH। और परम दाब जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है, और ये जो बराबर होता है ये होता है गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। तो टोटल प्रेशर अगर ले लोगे तो कुल दाब ले लोगे तो इस कुल दाब को कहा जाएगा परम दाब। परम दाब में गेज दाब भी होगा और साथ में वायुमंडलीय दाब भी होगा, दोनों को जोड़ना है। अब गेज दाब को यहाँ पर क्वेश्चन में गेज ही दाब लिखा हुआ, जरूरत पड़े तो आप DGH यूज कर लेना, और वायुमंडलीय दाब के बदले लिखोगे 1 ATM या 1 बार, जो भी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, बार में दिया हुआ है तो 1 बार कर दो, 1 बार, तो आंसर हो जाएगा गेज दाब प्लस 1 बार। याद रखना। देखो, जैसे मान लो कि एक पात्र है, इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, तो यहाँ पर इस द्रव के कारण इस बिंदु पर जो दाब लगेगा मुक्त सतह से H गहराई पर, यह मुक्त सतह हुआ, ये जो हवा के संपर्क में वो सतह मुक्त हुआ। मुक्त सतह से H गहराई पर जब दाब निकालेंगे तो ये दाब होगा DGH, और ये दाब DGH जो है ये गेज दाब है। लेकिन यहाँ पर टोटल दाब निकालना होगा, तो वायुमंडल भी सतह पर दाब लगा रही होगी, तो टोटल दाब यहाँ पर जो होगा वो DGH प्लस वायुमंडल का दाब, तो ये हो गया आपका परम दाब। तो अंतर समझ में आया? वायुमंडल जो दाब लगा रही है वो तो वायुमंडलीय दाब है। केवल द्रव के कारण किसी बिंदु पर जब दाब निकाला जाता है तो उसको द्रव दाब या गेज दाब कहते हैं, और ये गेज दाब निकलता है फॉर्मूला DGH से। D हो गया द्रव का घनत्व, H हो गया द्रव के मुक्त सतह से गहराई, और G हो गया गुरुत्वीय त्वरण। और टोटल प्रेशर निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है, तो गेज दाब प्लस 1 बार। अगला क्वेश्चन है, ग्रसिका एक नली है। ग्रसिका, देखो, एक होता है ग्रास नली और एक होता है ग्रसिका। तो ग्रसिका जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं फेरिंक्स, फेरिंक्स, और ग्रास नली इसको इंग्लिश में कहते हैं आपका ऑइसोफेगस। ग्रसिका और दूसरा हो गया ग्रास नली। तो ग्रसिका जो होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है फेरिंक्स, और ग्रास नली जो होता है इसको कहा जाता है आपका ऑइसोफेगस। तो आपका जो मुख गुहा होता है, जो माउथ कैविटी होता है, मुंह में जहाँ पर रोटी रखते हैं उसको मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ पर एक शंकु प्रकार की रचना होती है, और इस शंकु प्रकार की रचना को कहते हैं फेरिंक्स यानी ग्रसिका। और ये ग्रसिका आगे जब बढ़ता है तो यही बन जाता है ग्रास नली, जिसको फूड पाइप यानी आहार नाल कहा जाता है। तो ये भोजन नली हो गया, फूड पाइप हो गया, ऑइसोफेगस। और ये ऑइसोफेगस जाके समाप्त होता है यानी खत्म होता है या मिलता है स्टमक यानी अमाशय में। तो क्या हुआ, सबसे पहले हो गया मुख गुहा, जिसको आप बकल कैविटी कहते हो। बकल कैविटी समाप्त जहां पर होता है, जहां मुख गुहा समाप्त होता है वहां पर होता है ग्रसिका यानी फेरिंक्स। फेरिंक्स कंटिन्यू होता है आगे जाकर के इसमें ऑइसोफेगस में, और ऑइसोफेगस जाकर के कहाँ मिलता है फिर स्टोमक में यानी अमाशय में। तो ये ऑइसोफेगस हो गया आपका भोजन नली, फूड पाइप, और ये फूड पाइप को मुख गुहा से कनेक्ट करने के लिए होता है फेरिंक्स। याद रखिएगा, इस फेरिंक्स और इस ऑइसोफेगस में फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है। मुंह में डाइजेशन होता है,
फिर स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है। इस बीच में ये ट्यूब जो होता है, इस ट्यूब में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ना फारिंक्स में होता है ना ओइसोफेगस में होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के किस आपका पाचन तंत्र के किस अंग में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो ऑप्शन में फारिंक्स रहेगा तो फारिंक्स भी होगा, ओइसोफेगस होगा तो वो भी रहेगा, और अगर दोनों है तो भी रहेगा, होगा आंसर। तो यहाँ पर ग्रसिका हो गया फारिंक्स। यहाँ क्वेश्चन क्या था कि ग्रसिका एक नली है कि जो कि डैश भी कहलाती है, तो ग्रसिका को हम लोग क्या कहते हैं, फारिंक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ तो आप जान रहे हैं कि आहार नली आंसर है, इसलिए आंसर दे दीजिए आहार नली। ऐसे सही आहार नली का इंग्लिश जो होता है वो ग्रसिका जो होता है वो फारिंक्स होता है। अगर ग्रास नली पूछता तो ज़्यादा अच्छा आहार नली होता। चलिए, यानी अगर ग्रास नली रहता तो आहार नली ठीक था, लेकिन चलिए ऑप्शन के हिसाब से बाकी जो ऑप्शन है उसमें सबसे सूटेबल तो यही है, क्योंकि बाकी सब आपका एयर वाला और कुछ और पार्ट है। क्या क्या है देख लो एक बार। आपको दिया हुआ है कि वायु नली है, डिम्बाही नली, फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं, जो कि प्रजनन तंत्र में महिलाओं के प्रजनन तंत्र का भाग होता है। छोटी आंत तो होगा नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, एक गोला है, एक घन है और एक वृत्ताकार डिस्क है या प्लेट है, और इस तीनों को आपने गर्म किया। देखो गोला भी है, एक गोला है, इसके बाद आपका एक घन है और इसके बाद एक प्लेट है, वृत्ताकार प्लेट। अब कह रहा है कि तीनों को आपने 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया। तो अब पूछता है कि सबसे पहले ठंडा कौन होगा। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा वह सबसे जल्दी ठंडा होगा। अब तीनों एक ही पदार्थ का बना हुआ है, ये हालांकि देना चाहिए था क्वेश्चन में। तीनों का द्रव्यमान समान है, यह भी क्वेश्चन में देना चाहिए था कि तीन गोला घन वृत्ताकार प्लेट तीनों एक ही पदार्थ के और समान द्रव्यमान के हैं। तीनों को अगर 200 तक गर्म किए तो कौन सबसे पहले ठंडा होगा। अच्छा क्वेश्चन, मैंने क्या अच्छा अगर क्वेश्चन बोला जाए तो ऐसे लिखा था कि समान द्रव्यमान के, समान पदार्थ से बने गोला घन और वृत्ताकार प्लेट को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कौन सबसे जल्दी ठंडा होगा। तो इस केस में जो सबसे जल्दी ठंडा होगा वो जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। याद रखना, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा? वृत्ताकार प्लेट का। उससे कम किसका होगा? घन का। और सबसे कम किसका होगा? गोला का। तो सबसे कम हो गया गोला का, सबसे देरी से ठंडा होगा गोला क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, और सबसे जल्दी ठंडा होगा वृत्ताकार प्लेट क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। इसलिए आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार प्लेट। कारण क्या बताएंगे? कारण बताएंगे सरफेस एरिया जिसका सबसे ज्यादा। चलिए, अगर आप लोग को चैनल पसंद आ रहा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वगैरह को भी सजेस्ट कर दीजिएगा ताकि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत कर सकें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है विवृत स्थान भित्ति एगोरोफोबिया किससे संबंधित है? देखो, फोबिया का मतलब होता है डर। कोई भी चीज़ से अगर डर है तो उसको फोबिया कहा जाता है। बहुत तरह का फोबिया होता है। एक बहुत जनरल टर्म है आपका हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। तो जब भी फोबिया लग गया तो फोबिया का मतलब डर होता है। बहुत तरह का फोबिया होता है। सबसे पहला, अगर खुले स्थान में डर हो, यहाँ क्वेश्चन में है नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि एगोरोफोबिया किसे कहते हैं। तो एगोरोफोबिया का मतलब होता है खुले स्थान में अगर डर है। बहुत खाली जगह देख लिया, अगर किसी को बड़ा सा फील्ड के पास या आप कहिए कि समुद्र के किनारे इस तरह का बहुत खाली वाला जगह देख लिया, तो वहाँ पर अगर कोई डर आदमी की कोई आदमी अगर डर जाता है तो उसको कहा जाता है आपका एगोराफोबिया। इसके अलावा अधिक ऊंचाई पर अगर डर हो, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, तो इसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। बहुत ऊंचाई पर, मान लो कि कोई 5 तल्ला पर खड़ा है और उसको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। खुले स्थान में डर है तो आंसर है आपका एगोरोफोबिया। इसके बाद अगर अंधेरा में कोई आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है अंधेरा में, तो इसको कहा जाता है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया ऑप्शन नंबर बी में। ये ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, या ऑप्शन नंबर बी का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी तो आपका
आंसर है एगोराफोबिया, खुले स्थान का डर। और डी नंबर है मकड़ी से भी कोई कोई डर जाता है ना, तो इसको कहा जाता है, ये डी नंबर एरेक्नोफोबिया, एरेक्नोफोबिया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 19। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने के लिए कोशिश क्या करना चाहिए। आप पढ़े हैं फिजिक्स में एक घटना प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई वस्तु जो पानी में है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। जब भी वस्तु कोई पानी में पड़ी रहती है तो वो हम लोग को थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, और ये प्रकाश के जिस घटना के कारण होता है उस घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो ये होता क्यों है। मान लीजिए कि ये एक टैंक है और इस टैंक में यहाँ पर अभी पानी नहीं है, मान लो यहाँ पर मछली पड़ा है। अब बोला सर कि पानी नहीं है तो मछली कैसे रहेगा, चलो मान लो थोड़ा देर के लिए। तो कोई भी वस्तु हमको तब दिखाई देती है जब उस वस्तु से चलकर प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। तो यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ से प्रकाश चला, हमारे आँख में प्रवेश कर गया। हम लोग को ये प्रकाश कहाँ, ये हम लोग का आँख है, थोड़ा भयानक लग रहा होगा, चलो मान लो यही आँख है। तो हम लोग को ये मछली यहाँ दिखाई दी, लेकिन अब इसमें जब हम पानी भर देंगे तो ये पानी भर दिया, और यहाँ से जब प्रकाश चलेगा पानी से हवा में, ये पानी है, और पानी से गया किसमें, वायु में, तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के कारण प्रकाश अभिलंब से दूर भागेगी, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब ये प्रकाश ऐसे गया और ये प्रकाश ऐसे गया, तो हम लोग को लगेगा कि प्रकाश क्या मुड़ के आ रहा है, नहीं, हम लोग को लगेगा प्रकाश सीधा आ रहा है, मतलब हम लोग को लगेगा प्रकाश यहाँ से आ रहा है। तो मछली है असली में यहाँ, लेकिन दिखेगा यहाँ। तो मान लो कोई मछुआरा जो यहाँ बैठा हुआ है वो जब इस पर निशाना लगाएगा तो वो यहाँ निशाना नहीं लगाएगा, वो निशाना यहाँ लगाएगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है लेकिन है कहाँ, यहाँ पे। तो ये जो ऊपर उठा हुआ वस्तु दिखाई दे रहा है, पानी के अंदर जो वस्तु हम लोग को ऊपर दिखाई दे रहा है, पानी के अंदर डूबा हुआ कोई वस्तु ऊपर दिखाई देता है, उसके कारण, उसका जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो आंसर हो जाएगा कि मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, यानी निशाना उसका यहाँ पर लगना चाहिए, दिखेगा यहाँ, लगना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है या घिरी रहती है उसे कहते हैं। जिस झिल्ली से घिरी रहती है, आप देखो, आप जानते हो कि सेल के अंदर, ये सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ होता है वो सारा पदार्थ को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और अंदर में होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको कहते हैं आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। और न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो द्रव रहता है उस द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, बात को ध्यान से समझना, ये है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस, इसके अंदर जो द्रव होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। ये कोशिका द्रव और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कोशा द्रव हो गया, ये केंद्रक द्रव हो गया, और दोनों को मिलकर के बन गया जीव द्रव जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। यानी यहां देख लो, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर हो गया प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। और ये सारा चीज जिस झिल्ली में रहता है उस झिल्ली को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली, उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। बात समझ लो, ये आपका पूरा सेल है, तो ये बाहर वाला जो झिल्ली है उसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पदार्थ है वो सारा पदार्थ संयुक्त रूप से कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव है इस द्रव को कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो द्रव है उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, और ये दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल करके जो चीज़ बनता है वह होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। एक और ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल, उसका जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये था आज का 20 क्वेश्चन का डिस्कशन। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को जो भी है वो आप पूछ सकते हैं।